इंटर्नशिप कौन से ईयर से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल एडवोकेट के पास करें, फर्म के पास करें, काउंसलर के पास करें, एक्सेट्रा। आई नो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं सभी के दिमाग में जब वो अपना नया नया इंटर्नशिप स्टार्ट करने वाले होते हैं। बट डोंट वरी, मैं आज आपको आपके हर एक डाउट्स क्लियर करूँगी ये वीडियो में। एंड आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आपको इंटर्नशिप कौन से ईयर से स्टार्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, एवरीथिंग। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ एडवोकेट भाविनी शाह। लॉ विद लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते होंगे कि हमारे फील्ड में इंटर्नशिप कंपलसरी नहीं है, बट मैं यहाँ पे आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप आपकी इंटर्नशिप ज़रूर कंप्लीट करें। जो 3 इयर्स LLB का कोर्स कर रहे हैं वो अपने सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप स्टार्ट करें। एंड जो 5 इयर्स LLB का कोर्स कर रहे हैं यानी कि BLS LLB कर रहे हैं वो अपने 4th ईयर में जब भी आए तभी से अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करें, क्योंकि इंटर्नशिप करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लॉ के साथ इंटर्नशिप करने के पहले तो ये चीज़ों के फ़ायदे होते हैं कि आपके जब लॉ कंप्लीट होगा आपकी 2 इयर्स इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपरली हो जाएगा, आप वो टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओगे एंड आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा, क्योंकि बुकिश नॉलेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल नॉलेज। आप सभी जानते हैं कि कोर्ट प्रोसीडिंग कभी भी बुकिश नॉलेज से नहीं चलती है, तो कोर्ट प्रोसीडिंग को समझने के लिए आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड ये प्रैक्टिकल नॉलेज तभी आपको मिलेगा जब आप अपनी इंटर्नशिप करोगे। तो इंटर्नशिप करने के जितने भी बेनिफिट्स हैं मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन आपको बताती जाती हूँ। इंटर्नशिप स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के दिमाग में 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आफ्टर लॉ ग्रेजुएशन आप लोगों को इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना है कि आप लोग जॉब करोगे। जब भी ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होगी तो आप बेटर वे से अपनी इंटर्नशिप कर पाओगे। एंड सेकेंड थिंग्स कि आपको कि कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है। किसी को सिविल में इंटरेस्ट होता है, किसी को क्रिमिनल फील्ड में इंटरेस्ट होता है, किसी को जस्ट फैमिली मैटर्स में इंटरेस्ट होता है, किसी को कोऑपरेटिव कोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, रेरा मा रेरा, ओ माय गॉड, हमारा फील्ड बहुत वास्ट है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर इंटर्नशिप चूज़ कर पाओगे, एक प्रॉपर फर्म या तो इंडिविजुअल एडवोकेट को चूज़ कर पाओगे जो आके जाके आप लोगों को ही बेनिफिट होगा। आप लोगों की इंडिविजुअल प्रैक्टिस में भी आप लोगों को हेल्प मिलेगा, अगर आप जॉब करोगे तो भी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए पहली चीज़ें मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, और मैं ये चीज़ मान के चलती हूँ कि आफ्टर लॉ कंप्लीशन आप पहले इंडिविजुअल प्रैक्टिस करोगे। तो इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग कैसी अपनी लॉ इंटर्नशिप चूज़ करोगे और कहाँ पे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप चाहे तो बिग फोर का फर्म में जा सकते हो, आप चाहो तो स्मॉल फर्म में जा सकते हो, इंडिविजुअल एडवोकेट के पास प्रैक्टिस कर सकते हो, काउंसलर के पास प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्सेट्रा। अभी मैं पहले आपको बिग फोर फर्म एंड द स्मॉल फर्म्स के बारे में बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको इंडिविजुअल एडवोकेट्स के बारे में बताऊंगी, एंड देन उसके बाद मैं आपको काउंसलर के बारे में बताऊंगी। तो अभी जब आप बिग फोर फर्म या तो स्मॉल फर्म चूज़ करते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। जो आप बिग फोर या तो स्मॉल फर्म चूज़ करोगे वहाँ पे डिपार्टमेंट होता है, तो आप डिपार्टमेंट वाइज हर एक चीज़ को आप एनालाइज कर पाओगे कि वो लोग कैसे अपने क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, कैसे उसमें कोर्ट प्रोसीडिंग्स करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बिग फोर फर्म एंड स्मॉल फर्म्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े केसेस आते हैं, बहुत सारे छोटे केसेस नहीं आते हैं। बट आपको हाँ बड़े केसेस के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, बड़े क्लाइंट्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा कि वो क्लाइंट्स कैसे आते हैं, कैसे उन लोग का नाम हुआ, कैसे उन लोगों ने फर्म बनाया, क्योंकि कोई लोग पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। आप सब जानते ही हो इंडिविजुअल फर्म, पार्टनरशिप फर्म एंड एवरीथिंग। मैं ये सारे टॉपिक के अंदर नहीं जा रही हूँ, अदरवाइज आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोग इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना चाहते हो तब बिग फोर और स्मॉल फर्म में कर सकते हो, बट माय सजेशन इज़ दैट कि आप इंडिविजुअल एडवोकेट के पास करो तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा।
उसका रीज़न बताती हूँ। जो इंडिविजुअल एडवोकेट है उसने अपनी स्ट्रगल कहाँ से स्टार्ट किया, मतलब उसने अपनी एडवोकेसी स्टार्टिंग कहाँ से किया, उसने कैसे अपना सेटअप किया, कैसे क्लाइंट्स को अपने पास लिया, कैसे उन लोगों की मैटर्स हैंडल किया, कैसे डिपार्टमेंटल वर्क किया, एवरीथिंग आपको हर एक चीज़ का नॉलेज मिलेगा। आप सभी जानते हो कि बिग फोर फर्म्स एंड स्मॉल फर्म्स में डिपार्टमेंट होता है, तो जो डिपार्टमेंटल वर्क होता है वो कोई और करता है, जो आप लोगों को जस्ट और जस्ट ये प्रोसीडिंग ही करनी होती है। मतलब आपको कोर्ट प्रोसीडिंग में मतलब कोर्ट अपीयर करना होता है, आपको ड्राफ्टिंग करना होता है, वो सारी चीज़ें आप करोगे, आपको नॉलेज मिलेगा। बट डिपार्टमेंटल वर्क का आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। बट अगर आप इंडिविजुअल एडवोकेट के पास प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जब भी लॉ ग्रेजुएट होके बाहर निकलोगे, 2 इयर्स की आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कोई क्लाइंट आता है, आप क्लाइंट को अप्रोच करते हो, उसका ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े ही क्लाइंट मिलेंगे। स्टार्टिंग में तो आपको स्मॉल क्लाइंट से ही अपना काम करना है। तो स्मॉल क्लाइंट का अगर आप काम करोगे तो वहाँ पे आपका डिपार्टमेंटल वर्क भी ज़्यादा होगा। तो डिपार्टमेंट के साथ भी तो आपको डील करना होगा। तो वो आप कैसे करोगे अगर आपको वो चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो इसलिए अगर आप इंडिविजुअल एडवोकेट के पास जाओगे तो वहाँ पे समन्स कैसे कलेक्ट कर सकते हो, एनबीडब्ल्यू कैसे कलेक्ट करना है, टाइम पे आप ये सारी चीज़ें कैसे कंप्लाई कर सकते हो। दूसरी भी होती है सर्टिफाइड कॉपीज़ होती है, दूसरे भी बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े हर एक काम होते हैं जो आपको डिपार्टमेंट के साथ करने होते हैं, वहाँ के प्यून लोगों के साथ करना होता है, जेसी के साथ करना होता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आपको डील तभी कर पाओगे जब भी आप कोई इंडिविजुअल एडवोकेट के पास जाओगे। और इंडिविजुअल एडवोकेट यानी कि मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि जो अभी अभी लॉ ग्रेजुएट करके बाहर निकला है, उसने अपना नया नया स्टार्टअप किया है एडवोकेसी का और आप उनके पास प्रैक्टिस करो। नहीं, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जिसके पास ये सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत नॉलेज हो, मतलब उसका ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स हो चुका हो अपनी लॉ फील्ड में, तो उसके पास हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होगा और आपको हर एक कोर्ट्स के बारे में भी नॉलेज मिलेगा। क्योंकि हर एक कोर्ट्स की प्रोसीडिंग अलग अलग होती है। हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग अलग है, सिटी सिविल की प्रोसीडिंग अलग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की प्रोसीडिंग अलग है, एमएम कोर्ट की प्रोसीडिंग अलग है, स्मॉल कॉजेस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अलग है। अभी आप ही सोचो, ये सारी चीज़ें क्या आपको एक जगह पे मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी। अगर आप इंडिविजुअल एडवोकेट के पास करोगे तो ज़रूर मिलेगी। और उसमें भी इंडिविजुअल एडवोकेट के पास ऐसे कितने सारे एडवोकेट्स हैं जिसका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, बट उसकी एक लिमिटेशन होती है कि वो कोई एक ही कोर्ट को पकड़ के वहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं। लाइक एमएम कोर्ट हो गया तो वो हर एक एमएम कोर्ट की मैटर करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप नए नए हो और आपको नया नया सारा काम सीखना है, ये करना है, तो आप ऐसा मत करो। आप ऐसे एडवोकेट के पास जाओ कि जिसके पास वैरायटी ऑफ द वर्क हो, तो आप सारे के सारे कोर्ट्स के बारे में जान पाओगे। क्योंकि हर एक कोर्ट्स की अलग अलग प्रोसीडिंग है और आप आपको रिस्ट्रिक्ट करके भी मत रखो। क्योंकि अगर आप अलग अलग कोर्ट्स के बारे में जानोगे तभी तो जाके आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको आगे चल के कौन से कोर्ट में आप खुद प्रैक्टिस करोगे, उसका स्पेशलाइजेशन करोगे और वहाँ पे ही आप रहोगे, तो आपका सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप कोई भी अलग अलग वैरायटी ऑफ वर्क करोगे तब जाके आप जान पाओगे ना कि आपको कौन सी कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर पाओगे, आपका एरिया कौन सा रहेगा, आपकी लिमिटेशन क्या है। हर एक चीज़ आपको तभी पता चलेगा। अभी मैं और एक चीज़ आपको यहाँ पे एक सजेस्ट करना चाहूँगी। लेट सपोज कि आपने अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया है कि आपको आफ्टर लॉ कंप्लीशन क्रिमिनल प्रैक्टिस करना है, तो वेरी गुड, आप कोई ना कोई क्रिमिनल एडवोकेट्स को ही पकड़ोगे। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे एडवोकेट्स को पकड़ो कि जिसके पास क्रिमिनल मैटर्स ज़्यादा आए पर साथ में थोड़ी बहुत सिविल मैटर्स भी आए। उसका रीज़न क्या है पता है? रीज़न बीइंग कि जब भी आप अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करोगे, कोई सिविल मैटर्स वाला कोई बंदा आ गया, आपको तो उसके बारे में, फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, सिविल मैटर्स के बारे में, तो आप उसे कैसे गाइड करोगे? अगर आप उसे अच्छे से गाइड नहीं करोगे तो आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी होगी। अगर नेगेटिव होगा तो वो किसी और को भी अप्रोच नहीं करेगा। बट आपके पास थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आप उसे थोड़ा बहुत एडवाइस करोगे एंड आप
उसे जो इसमें स्पेशलाइज्ड हो सिविल मैटर्स में, आप वो एडवोकेट को अप्रोच करोगे और वो क्लाइंट को उसके पास भेजोगे, तो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी पब्लिसिटी, एंड दूसरा आपको उसमें से कमीशन मिलेगा, मतलब आपको कट मिल जाएगा, क्योंकि हर एक एडवोकेट्स ऐसे ही वर्क करते हैं। एंड आपका एक पैनल भी बनेगा, आप अलग अलग एडवोकेट्स मिलके कुछ मैटर्स भी हैंडल कर पाओगे। तो अगर एक क्लाइंट आया जिसके पास सिविल भी मैटर्स है, क्रिमिनल मैटर्स भी है, उसके दोनों में मैटर्स है, तो आप क्रिमिनल में अच्छे हो तो आप क्रिमिनल पार्ट ले लो, कोई सिविल में अच्छा है उसको सिविल मैटर्स दे दो, ताकि आप लोगों का भी बेनिफिट हो जाएगा, एक दूसरे के अंदर अंदर भी हो जाएगा, एंड आपको अच्छा खासा क्लाइंट अप्रोच भी मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को खींच के ही लाता है। अगर आपने एक क्लाइंट का अच्छा काम कर दिया ना, तो आई बेट यू कि वो दूसरे दो को आपको सजेस्ट करेगा, एंड दूसरे दो भी आपके पास आएंगे, एंड आपका नेटवर्किंग भी बनेगा। क्योंकि आपको भी पता है एडवोकेसी में मेन नेटवर्किंग है। अगर आपका नेटवर्क अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छे से उसमें आगे बढ़ पाओगे। एंड प्लीज़ स्टार्टिंग में ये मत सोचना कि आप जैसे ही लॉ कंप्लीट करोगे आपके पास क्लाइंट्स आ जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगोगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एडवोकेसी में 3-4 साल तो आपको स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपने अपने लॉ के साथ साथ अगर इंटर्नशिप किया तो 2 इयर्स का तो ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एंड साथ में आप 2-3 साल और एडवोकेट के अंदर ही वर्क करो, अलग अलग एडवोकेट के अंदर वर्क कर सकते हो, तो आपको अलग अलग फील्ड का नॉलेज भी मिलेगा अच्छा खासा, एंड आपका नेटवर्किंग भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दूसरी एक चीज़ ये भी है, एंड दूसरा ये कि अगर आप इंडिविजुअल एडवोकेट के पास अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको और एक चीज़ का ये बेनिफिट होता है कि वो लोग कभी भी ये नहीं बोलते कि आप आपके क्लाइंट लेके मत आओ। उल्टा वो लोग आपको ये सपोर्ट करते हैं कि अगर आप क्लाइंट लेके आओगे हम आपको कमीशन देंगे, हम आपको ये भी सिखाएंगे कि आप वो सारे मैटर्स कैसे हैंडल करो। तो उससे दो चीज़ हो जाएगी, आपकी जो भी मैटर आएगी उसके बारे में आपको पूरा थॉरली नॉलेज हो जाएगा और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाएगा। एंड दूसरा ये हो जाएगा कि आपको कमीशन भी मिलेगा, तो आपको अच्छा खासा पे भी मिलेगा। अभी इंटर्नशिप जब भी आप इंडिविजुअल एडवोकेट के पास करते हो तो वो दो चीज़ें हैं, या तो वो आपको पेड इंटर्नशिप देगा या तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप देगा। आई नो सब लोग काम करते हैं, सब चाहते हैं कि उसे थोड़ा बहुत तो पैसा मिले ही, बट कोई कोई एडवोकेट ऐसे होते हैं जो आपको फ्री में करना पड़ता है इंटर्नशिप। तो प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं फ्री में क्यों ये सारा काम करूँ ये करूँ, बट आप ये सोचना कि अगर आप कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट के पास प्रैक्टिस कर रहे हो और वो आपको कोई भी पैसा नहीं दे रहा है, इट मीन्स कि आप गलत जगह पे हो नहीं, बट आप ये सोचना कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको फ्यूचर में ज़्यादा बेनिफिट करेगा। क्योंकि उसके बाद तो आपको पे मिलने ही वाला है जब भी आप एडवोकेट बन जाओगे, और पहले स्टार्टिंग में सभी को पे बहुत कम ही मिल रहा है। क्योंकि पहली चीज़ तो हमारे वहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई कंपलसरी रूल भी नहीं है कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको इतना अमाउंट देगा ही देगा कोई एडवोकेट। सब अपनी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग आपको हर एक काम देता है, बट आपने अपना काम इतना अच्छे से करके दिया ना तो वो एडवोकेट आपको याद रखेगा। जब भी आप उसके पास से छोड़ के जाओगे भी एंड अपना खुद का भी करोगे और उसके पास ऐसा कोई मैटर भी आएगा, वो डायरेक्ट आपको कॉल करेगा और आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप कैसे काम करते थे, कैसे क्या करते थे, आपका कैसा बैकग्राउंड था, आपकी लिमिटेशन क्या थी, एंड एवरीथिंग। बैकग्राउंड इट मीन्स आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप बहुत पैसे वाले हो कि क्या है क्या नहीं है। बैकग्राउंड इट मीन्स कि आपके पास कितना नॉलेज है और आप ये सारी मैटर्स कितने अच्छे से हैंडल कर पाओगे, वो चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। और जब आप इंडिविजुअल एडवोकेट के पास करोगे तो उसके पास से आप कितना कुछ सीख जाओगे। अब वो आपको कोर्ट में लेके जाएगा तो आप अच्छा खासा वो भी देख पाओगे कि वो जज के सामने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने मैटर्स को, क्लाइंट को कैसे अप्रोच करते हैं, फिर कैसे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, रिटन आर्ग्यूमेंट्स, ओरल आर्ग्यूमेंट्स, कितना कुछ होता है एक प्रोसीडिंग के लिए। और दूसरी मेन चीज़ ये कि टाइम, कि वो लोग टाइम कैसे खींचते हैं, मैटर को कैसे खींचते हैं। अगर कोई क्लाइंट ने ऐसा बोल दिया कि मेरी मैटर को आप अच्छे से खींचो, पर मैटर को खींचना कैसे है
उसमें डेट कैसे लेना है, क्योंकि सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जज भी ये लिमिट कर देता है कि नहीं भाई अभी नहीं चलेगा, अगर नेक्स्ट डेट पे आपने ये नहीं किया तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी है वो जजमेंट सुना देंगे। ऐसा भी होता है। तो आपको हर एक चीज़ तभी समझ में आएगा जब आप एक प्रैक्टिकल चीज़ें करोगे। अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ें करोगे ही नहीं, आप इंटर्नशिप करोगे ही नहीं, तो क्या बेनिफिट है। हाँ चलो, कोई कोई ये सोचता है कि मैं लॉ कंप्लीट करने के बाद ये सारी चीज़ें करूँगा, तो आप ही जस्ट सोचो कि आप एडवोकेट बन चुके हो। इट मीन्स के सामने वाले के दिमाग में इतना तो होगा कि हाँ भाई इसको थोड़ा बहुत आता है। एंड जब आपने इंटर्नशिप किया ही नहीं है, आप फ्रेशर हो, और फ्रेशली अगर आप किसी के वहाँ पे काम करने के लिए जाते हो तो पहले तो वो पे आपको देगा ही नहीं, बहुत कम पे देगा, क्योंकि उसको भी पता है कि उसे सब सिखाना है। और सामने वाले का इतना बेनिफिट हो जाएगा, क्या एक तो आप एडवोकेट हो तो आप अपियर भी कर लोगे मैटर्स वगैरह, एंड पैसा भी नहीं मिलेगा, और पैसा मिला तो भी बहुत कम मिला। कोई कोई इंडिविजुअल एडवोकेट्स ऐसा भी करते हैं फ्रीलांसिंग वर्क। हाँ, आप फ्रीलांसिंग वर्क भी ट्राई कर सकते हो। फ्रीलांसिंग वर्क में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। उसका रीज़न ये है कि आप मैटर अपियर किए, आपको आपका कट मिल गया, काम ख़त्म, वैसा ही सब होता है। बट एक चीज़ ये है कि जब भी कोर्ट में छुट्टी होती है, जैसे सिविल कोर्ट्स में छुट्टी आती है, मई महीने में छुट्टी रहती है, तो फिर आप कैसे करोगे। मई महीने में छुट्टी मतलब वो महीना तो आप कुछ भी नहीं कमाओगे। तो ऐसा मत करना, आप दोनों चीज़ करना, फ्रीलांसिंग भी करना एंड फिक्स पे भी रहना। कि आप, ऐसा होता है कि वो एडवोकेट्स लोग भी अलाउ करते हैं कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक आपको फिक्स पे, उसके बाद उसके ऊपर अगर आपने ये सारी चीज़ें को काम करके दिया तो आपको अलग से वो लोग पे करेंगे, लाइक कमीशन हो गया या तो फ्रीलांसिंग वर्क का कट हो गया। तो आपको ये सारी चीज़ों का बेनिफिट्स भी उधर ही मिलेगा, आपको बिग फोर फर्म या तो स्मॉल कॉजेस फर्म में नहीं मिलेगा। क्योंकि स्मॉल फॉर्म्स एंड बिग फॉर्म्स में हाँ वो लोग पैसा ज़्यादा देते हैं, नो डाउट, वो लोग स्टार्टिंग से पे अच्छा खासा रखते हैं। बट आपको तो आफ्टर LLB मतलब आपका लॉ कंप्लीट होने के बाद आपको तो इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना है। तो जब भी आपको इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना है तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि वो लोग कितना आपको पे कर रहे हैं। एट दी एंड मैटर यही करेगा ना कि आपको नॉलेज कितना मिला, आपने कितना सीखा और क्या सीखा, यही सारी चीज़ें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों के लिए तो आपको इंडिविजुअल एडवोकेट, एज पर माय ओपिनियन, आपको इंडिविजुअल एडवोकेट के पास प्रैक्टिस करना चाहिए। अदरवाइज इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आपको जैसा अपने दिमाग में लगे। मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि जो लोग बिग फोर फर्म में है या तो स्मॉल फर्म में है या तो फिर वो लोग इंडिविजुअल एडवोकेट के पास प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सभी से बात करो, उनका रिव्यू लेने की ट्राई करो कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपके सीनियर्स रहेंगे ही रहेंगे कॉलेजेस में, तो आप जब भी जाओगे उन लोगों के साथ मिलके बात करो। आपके आजू बाजू के सराउंडिंग में जो भी टीचर्स वगैरह है, आपके लॉ लेक्चरर्स है, उनसे बात करो, ये सारी चीज़ें करो। आपके कोई पहचान में कोई एडवोकेट है, उनसे बात करो, तो भी आपको बहुत अच्छे से वो लोग गाइड करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि मुझे आप लोगों की लिमिटेशन नहीं पता है, बट उन लोगों को तो ज़रूर आपकी लिमिटेशन पता होगी, तो वो आपको बेटर वे में गाइड कर सकते हैं। पर अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आफ्टर लॉ कंप्लीशन अगर आपको इन फ्यूचर आपकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी है तो आपको इंडिविजुअल एडवोकेट के पास ही सीखना है। और कैसे सीखना है, क्या करना है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया। टाइम ड्यूरेशन भी मैंने बता दिया कि आप सेकेंड ईयर से अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करो, ताकि आपको 2 ईयर्स का पूरा फुल ऑन एक्सपीरियंस मिले। और उसके बाद जब भी आप लॉ ग्रेजुएट हो जाओ, आपके पास सनद आ जाए, तो भी आपका तो रुकने नहीं वाला है, तो कंटिन्यू एक्सपीरियंस रहेगा 3-4 साल का। तो सोचो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कितना अच्छा खासा आ जाएगा। अभी मैं बात करती हूँ जिसको जॉब करना है फ्यूचर में, क्योंकि जॉब कौन से लोग कर सकते हैं, जहाँ पे उन लोगों को टाइम लिमिट हो। कोई मैरिड वुमन हो गया या तो कोई लड़कियाँ हो गई,
उन लोगों को कैसे होता है, टाइम लिमिट होती है कि भाई इतना टाइम ड्यूरेशन ही आपके पास है, बस उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते, लाइक 9 to 9 जॉब एंड समथिंग लाइक दैट। नहीं, ऐसा नहीं। दूसरे ये लोग भी जॉब करना प्रीफर करते हैं जिन लोग को ये पता है कि मैं लिटिगेशन वर्क नहीं कर सकता हूँ बट मैं नॉन लिटिगेशन में अच्छा हूँ। वो लोग, जिसको ऐसा है कि मैं नॉन लिटिगेशन नहीं कर सकता हूँ बट मैं लिटिगेशन में अच्छा हूँ, जिसको पता है कि वो दोनों चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं, फिर भी उन लोग को अपने के अंदर एक फियर होता है कि नहीं भाई, मैं क्लाइंट्स नहीं ला पाऊंगा, अगर मेरा नेटवर्किंग नहीं बना तो मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मैं कैसे अर्न करूंगा। तो ऐसे सारे जितने भी लोग हैं वो सभी जॉब प्रीफर करते हैं, राइट। एंड उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको जॉब करना है तो आप बिग फोर फर्म ट्राई कर सकते हो, स्मॉल फर्म ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे आपको अच्छा खासा पे मिलेगा, एक अच्छा मूव मिलेगा। और अच्छा मूव मिला और जिसकी अच्छी खासी बिग फोर फर्म है तो नामचीन रहेगी, तो जब आप वहाँ से निकलोगे और दूसरी जगह जाओगे तो वो लोग सोचेंगे अच्छा आप इधर से आए हो, इट मीन्स कि आपके अंदर में कुछ भी समथिंग समथिंग है। तो वो लोग आपकी सैलरी भी इंक्रीज करके आपको हायर करेंगे। ओके। एंड दूसरी चीज़ है ये कि आप कॉरपोरेट में अगर जाना चाहते हो तो आप कोई अच्छी बिग बिग कंपनीज ट्राई कर सकते हो, बैंक ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बैंकिंग में भी लीगल फील्ड होती है। तो वो लीगल पैनल में आप अपना नाम एनरोल्ड करा सकते हो, उन लोगों को भी जूनियर एडवोकेट्स की नीडेड होती है। तो इंटर्नशिप में आप अच्छे से वो सारी प्लेसेस पे जा सकते हो। एडवोकेट बनने के बाद इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप कोई भी कंपनीज ज्वाइन करो, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जो वहाँ पे इंटर्नशिप ऑलरेडी कर रहे होते हैं ना, उसके वो लोग कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि उसके पास वो कंपनी के बारे में तो पूरा नॉलेज है कि वहाँ पे कैसे वर्क होता है। और एवरी कंपनीज, एवरी बैंक एंड एवरी फर्म्स हैव लीगल डिपार्टमेंट। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग को जॉब करना है तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से सोच के समझ के कीजिए, कि ऐसा नहीं है, नॉन लिटिगेशन में बहुत ज़्यादा पैसा है कंपैरिजन टू लिटिगेशन, क्योंकि लिटिगेशन में आपको टाइम जाते जाते पैसा मिलेगा। अगर आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए और आपको जॉब भी करना है तो आप ऐसे ही जगह चूज़ करोगे ना कि जहाँ जहाँ से आपको अच्छा खासा बेनिफिट्स मिले। एंड में जो लड़कियां लोग मुझे देख रहे हैं और जो मैरिड है या तो वो जो मैरिज करने वाले हैं, उन लोगों को तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर कॉरपोरेट में जाना चाहते हो तो आप कोई भी अच्छी कंपनीज या तो बैंक में ट्राई करो। इंटर्नशिप में ही अगर घुस गए ना वो सारी जगह पे, तो आप मुझे याद करोगे कि आपको बाद में कितना कुछ बेनिफिट्स मिला है वहाँ से। क्योंकि आपको भी पता है कि आफ्टर मैरिज टाइम मैनेज करना एंड ये सारी चीज़ें वेरी डिफ़िकल्ट होती है। अपने घर को भी देखना होता है, अपने हस्बैंड के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, एंड थोड़े टाइम के बाद आपकी प्रेगनेंसी भी आएगी। तो हर एक चीज़ सोच समझ के ही करना, क्योंकि इंटर्नशिप ऐसी चीज़ें है कि एक बार आपने चूज़ कर लिया ना तो उसके बाद आप आगे वही फील्ड में आगे बढ़ पाओगे। ऐसा नहीं है कि चलो अभी आपने कॉर्पोरेट किया, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, चलो आपने स्विच कर दिया, लिटिगेशन में चले गए। अच्छा, आप लिटिगेशन में वर्क कर रहे थे, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, चलो स्विच करके कॉर्पोरेट ट्राई कर लो। ऐसा नहीं होता है। तो आप पहले से हर एक चीज़ ट्राई करने से पहले थोड़ा सोच लो। और आपको इंटर्नशिप में एक चीज़ बेनिफिट्स ये मिलता है कि जब भी आप इंटर्न होते हो ना तो आपको कोई चिल्लाएगा नहीं अगर आपकी कोई मिस्टेक भी होगी, और आपको कुछ नया ट्राई भी करना होगा ना तो भी आप कर पाओगे, ताकि आपको अगर कोई भी फॉर्म फील्ड चेंज करना है ना तो भी कर पाओगे, क्योंकि आप इंटर्न हो। क्योंकि इंटर्न का काम ही यही है कि वो अलग अलग डिफरेंट फील्ड के बारे में सोचे समझे और करे। और किसी किसी को ये भी होता है कि एलएलबी करने के बाद वो लोग एलएलएम के बारे में भी सोचे। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि आफ्टर एलएलबी एलएलएम कौन कौन से पर्सन को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या एलएलएम इतना इम्पोर्टेंट है, और जिसको जस्ट यही लॉ प्रैक्टिस करना है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जुडिशरी के एग्ज़ाम दे, क्या करे, ये सारे कन्फ्यूजन भी मैं आपके क्लियर करूँगी पर अनदर वीडियो में। अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा बेसिक मोटो जितना था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए, कि
क्या करना चाहिए कि जॉब करनी चाहिए। तो आपको दोनों चीज़ों के बारे में आराम से और अच्छे से नॉलेज मिल गया है कि लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपको इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना है तो आपको कैसे करना है, क्या करना है और कहाँ जाना है। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब ही करना है तो आपको कैसे फील्ड चूज़ करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। हाँ, मैं उन लोगों को जो जॉब करने वाले होते हैं, मैं उन लोगों को ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट के वहाँ पे जॉब करो, क्योंकि वहाँ पे कम मिलेगा। हाँ, नो डाउट आपको पूरा फील्ड का नॉलेज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर जब आप कोई इंडिविजुअल एडवोकेट के पास प्रैक्टिस करके अगर दूसरे कॉरपोरेट वर्ल्ड में और ऐसे वर्ल्ड में अगर आप जाओगे दूसरे फील्ड में, तो वो लोग ज़्यादातर आपको लेते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे लोगों को प्रिफर करते हैं जिसके पास ऑलरेडी पहले से ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो चुका हो। वो वहाँ पे कॉर्पोरेट में अच्छा खासा 1-2 साल का एक्सपीरियंस करके आए, ताकि उन लोग को ज़्यादा कुछ सिखाना ना पड़े और वो लोग वो सारी मैटर्स भी अच्छे से हैंडल कर पाए। तो ये सारी नॉर्म्स एंड ऑन कुछ ना कुछ रहता ही है। जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ पे नेगेटिविटी ऑलवेज होनी ही वाली है। तो मेरा यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट पूरा ओवरव्यू दे दिया है कि इंटर्नशिप का टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दूसरी चीज़ है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं अभी नया जो भी वीडियो अपलोड करूँ और सीधा आपके पास पहले पहुँचे। क्योंकि मेरी लॉ विथ लॉजिक का मतलब और मेरा मेन मोटो यही है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज दूँ विथ लॉजिक, क्योंकि हर एक लोग अपने सब्जेक्ट के बारे में तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। और ऐसे दूसरे कितने सारे मेंटर्स हैं कि जो अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं, बट बीइंग अ फ्रेंड एंड ये सारी चीज़ें जब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी मेरी तरह कोई मिस्टेक ना करें। आप आगे जाके अगर काउंसलर बनना चाहते हो, एक सक्सेसफुल काउंसलर बनना चाहते हो, तो आपको पहले से ही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक काउंसलर के पास ही अपनी इंटर्नशिप करें, ताकि आपको पता चले कि एक काउंसलर अपना कैसे काम करता है। और काउंसलिंग इट्स नॉट एन ईजी टास्क। जो काउंसलर होता है उसके पास जितने भी बड़े बड़े मैटर्स आते हैं और ऐसे ऐसे मैटर्स आते हैं जो कोई और करना ही नहीं चाहता है। क्योंकि कैसा होता है, आधी मैटर्स ऐसी होती है जहाँ पे एक काउंसलर ही अपॉइंट कर सकते हैं। क्योंकि सोचो, अगर सामने वाला काउंसलर अपॉइंट कर रहा है अपने मैटर्स पे, तो आपको भी काउंसलर ही करना पड़ेगा। आप इंडिविजुअल एडवोकेट को नहीं चूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है एंड लिमिटेड ग्रोथ होता है। तो अगर आप पहले से सोच के बैठे हो कि आपको सब बड़ी बड़ी ही डीले करनी है, बड़े बड़े क्लाइंट से लेने हैं और आपको वही करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक काउंसलर के पास अपना इंटर्नशिप करें। और काउंसलर का पास बहुत सारा वर्क होता है, बहुत वर्कलोड होता है। और दूसरी चीज़ें ये कि अगर आप चाहते हो कि आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है आगे जाके, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी इंटर्नशिप भी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास करो। क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वर्क होता है वो डिफरेंट होता है कंपेरिजन टू इंडिविजुअल एडवोकेट एंड द फर्म्स। क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उसमें भी सिविल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, क्रिमिनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग उन लोगों को भी चूज़ कर सकते हो। तो वो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है, उसके पास भी बहुत सारे मैटर्स होती है। क्योंकि जितने भी वो कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, मतलब उसके पास भी एक ही कोर्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट रूम नंबर 2 में वर्क कर रहे हैं तो कोर्ट रूम नंबर 3 में भी वही काम करेंगे एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नहीं, हर एक इंडिविजुअल कोर्ट की हर एक जगह की अलग अलग पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। तो पहले तो आप वही चूज़ करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करोगे। बट मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बनना है तो भी पहले आप थोड़ा इंटर्नशिप 1 ईयर की इंटर्नशिप कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट के पास करो, ताकि आपको हर एक चीज़ का नॉलेज मिलेगा। तो वो नॉलेज के अकॉर्डिंग आप ये चूज़ कर पाओगे कि आप कौन से पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जाके अपनी लिटिगेशन वर्क करोगे एंड नॉन लिटिगेशन भी करोगे। तो आपको एक बेटर वे मिल जाएगा चूज़ करने का अपने लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक टॉपिक पे इंडिविजुअल वीडियोस बना के अपलोड करूँ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।